लाइट क्या है? हाँ सर, अब वेव है। हाँ सर, चलिए। ठीक, तो जो लाइट एक वेव है तो उसके ऊपर ये वाले जो नियम होंगे ये क्या होंगे? अप्लाई होगा पूरा का पूरा। ठीक, सो लाइट अगर वेव है तो क्या कहता है कि लाइट की जो एनर्जी होगी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के है ना, इसे प्रोपोर्शनलिटी में रखेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ तक की बात समझ में आई है ना? बढ़िया करिए, चलो यहाँ तक समझ में आया ना कि न्यूटन के नियम कैसे काम करते हैं? हर किसी में समझी है ये, मतलब ये बात को आपको समझाने के लिए। ठीक, अब 10 मिनट चलो है ना। अब आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पर, मेन चीज। हाँ सर, और सर वहाँ पे आपने जो बताया था ना 5 नियम न्यूटन के काम नहीं करते हैं। अब 5 नियम ना थे वो, नहीं 5 हुए थे। 5 नियम नहीं, 5 फिनोमेना। हाँ, घटनाएं जहाँ न्यूटन के नियम फेल हो गए थे, काम नहीं करते है ना। पहला नियम कौन सा है? परमाणु का स्थिति नहीं, नियम नहीं सर, वो तो होगा तो उसमें लिखवा है मैंने तो कॉपी में देख ध्यान से, कॉपी में लिखा था होता है ना। जी सर, कुछ तो याद कर लेगा सर। यही चीज समझती भौतिकी, चीज समझती भौतिकी आपने तो ऐसे समझाया था ना सर शुरू से। लिखे हुए लिख रहे हैं ना। हाँ सर, पहला क्या है? परमाणु का स्थायित्व। हाँ, स्थिति, तो यही तो बताता सुना। स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और सर दूसरा कृष्ण। ठीक है, हाँ बस समझ आपको पहली चीज को समझ में क्या है। अच्छा, ठीक, पहला है स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, मतलब परमाणु का स्थायित्व। स्थायित्व से क्या मतलब है अब समझते हैं। देखो, एक नाम है जे थॉमसन, नाम सुना है ना? जे थॉमसन कौन थे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। अब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद जे थॉमसन ने क्या कहा? देखो मैं बात कर रहा हूँ सन 1900 के आसपास की। ठीक, तो 1900 के आसपास में, मतलब अगर देखा जाए 1892 में जे थॉमसन फाइंड आउट देयर वाज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं जे थॉमसन कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो परमाणु होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। उनका ये कहना था। ठीक, जब उनका ये कहना था तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व किया एंड देन फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो जब इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उन्होंने कहा कि परमाणु जो होगा वो ऐसे करके वाटरमेलन टाइप में है। वाटरमेलन शेप का कोई पार्टिकल है छोटा सा, और उसके अंदर क्या है? जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन के बीज, जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है, और बाकी जो सारा एरिया है वो एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज। ये बड़ी बड़ी समस्या है। क्यों? बिकॉज कि अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, Q1 × Q2 है ना। अगर हम कूलॉम्स लॉ से देखते हैं तो एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को अपने पास बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है ना। एंड जब ये दोनों अट्रैक्शन के बाद एक दूसरे के पास में आप जो होगा नियर अबाउट 0 होगा, आज जो होगा वो नियर अबाउट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा जब। ठीक, तो उस समय क्या होगा कि पार्टिकल विल बी एंडेड, पार्टिकल ही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। ये बात लगातार समझा जाती है कि पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा तो चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये चीज यहाँ पर है सिंपल कि जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साथ रहता है तो ये खत्म क्यों नहीं होगा? और अगर ये खत्म हो जाएगा तो परमाणु खत्म हो जाएगा। तो परमाणु खत्म हो जाएगा तो एटम को क्या नहीं है? स्टेबल नहीं है। तो परमाणु स्टेबल क्यों है? क्योंकि परमाणु तो स्टेबल है, नेचर में हमें दिख रहा है ना परमाणु। अगर परमाणु स्टेबल ना होगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो परमाणु तो क्या है? स्थायी है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या नहीं कर पा रहे? एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उसे समझा नहीं पा रहे। हम समझा नहीं पा रहे किस बात को कि परमाणु स्थायी क्यों है या कैसे है। ठीक, यह है पहली समस्या। समझ में आई बात? क्लियर? पहली समस्या क्या है कि परमाणु स्टेबल क्यों है।
जब हम बाद में देखेंगे ना क्वांटम मैकेनिक्स इस बात को समझाएगी कि परमाणु स्थायी क्यों है। ठीक है चलो सर अंदर ही कर लेते बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे। हाँ? अंदर ही कर लेते बहुत गर्मी लग रही है। नंबर 2 जी सर। कृष्ण का से नंबर 2 उसमें है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नंबर 2 है ना। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या चीज है? ठीक, अब देखो साइंटिफिक लोग भी है एक्सपेरिमेंट करती है तरह तरह के और रिजल्ट निकालती है। अब क्या किया गया, there is level of frequency on the scale, no problem, ठीक, and इस एक्सिस पे रेडिएशन एनर्जी मतलब बाहर निकलने वाली ऊर्जा। मैंने क्या किया, एक बच्चा सा बर्नर लिया और उसके ऊपर एक आइटम को रखा और इसको क्या किया मैंने गर्म किया। मैं इसे गर्म करता हूँ, ठीक है। गर्म कैसा करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इसका जो टेम्परेचर है वो मैं रखता हूँ 100 केल्विन, 500 केल्विन, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर गर्म करने में क्या किया 500 केल्विन रखा। अब जब इसे मैं 500 केल्विन पे गर्म करना शुरू करता हूँ तो स्टार्ट में यहाँ से कुछ रेडिएशन निकलता है, आफ्टर समटाइम सम मोर, ऐसे ऐसे करके रेडिएशन निकलता है। और ये चीज़ क्या होती है कि गर्म होने के साथ साथ अपना कलर बदलती है। किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे तो वो समय के साथ मतलब गर्म होने के साथ साथ क्या करेगी, कलर चेंज करेगी। तो हमने क्या किया, कलर अगर बदल रहा है रेड में उसकी क्या बदल रही है, फ्रीक्वेंसी बदल रही है और वेवलेंथ बदल रही है। लाल कलर और ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है और वेवलेंथ भी अलग अलग होती है, ठीक है। अलग फ्रीक्वेंसी मतलब अलग कलर, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो आया ये रेडिएशन एनर्जी, दैट मीन कि कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है। तो ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, लो एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी पे कम एनर्जी है और मिड फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा एनर्जी है और टेम्परेचर हो गया 500 केल्विन, ठीक। अब दूसरा क्या करता है, अब वो कहता है कि नहीं यार थोड़ा सा और गर्म करते हैं, दैट वाज इंक्रीज द टेम्परेचर, वो इंक्रीज करके ले जाता है मान लिया 700 केल्विन, ठीक है। 700 केल्विन में क्या होता है, हल्का सा ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है। और मजा आता है फर्दर एक्सपेरिमेंट 900 केल्विन पे ले लिया एंड इस लुक लाइक दैट, ठीक है ना। ये 900 ठीक है। तो जब हम इस चीज को देखते हैं दैट इज आई इज इक्वल टू ई, ठीक। ये क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3, टेम्परेचर 4, टेम्परेचर 5। जो ई होगा, अगर स्टीफन लॉ को मैं देखता हूँ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए टेम्परेचर की 4 के, ठीक। तो ये यहाँ पर जो ग्राफ बनते हैं नीचे वाले जो ग्राफ बनते हैं यहाँ पर तो ये काम करता है, लेकिन जो अबाव है उन पे ये काम नहीं करता, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में जो रेडिएशन थ्योरी है वो क्या कहती है कि एनर्जी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे। लेकिन यहाँ इस ग्राफ से ऐसा कोई चीज नजर नहीं आती। शुरू में तो ये इलेक्ट्रिकल बनता है, शुरू में तो पैराबोला टाइप बन रहा है, चलो ठीक है, अभी शुरू में पैराबोला बन रहा है तो इट इज अ पैराबोलिक स्ट्रक्चर, ठीक। लेकिन बाद में इसे पैराबोला देखना बड़ा ही मुश्किल काम हो गया, ठीक है ना। तो ये काम नहीं करती। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो आगे बताऊंगा, ठीक क्लियर है ना। तो इसके लिए ये आइडिया तैयार किया गया, दैट्स कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या कहा गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होगा कि जब हम किसी चीज को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। तो गर्म करने में क्या होगा, उससे अलग अलग तरह के रेडिएशन निकलेंगे और उस रेडिएशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ ऐसा आएगा। और इस पूरी प्रॉब्लम को कहा गया ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स से ये सोल्व नहीं होती। समझ में आई बात, ठीक है। 2 चीज हो गई। आइटम नंबर 3,
तीसरा क्या है? तीसरा भी होगा तेरे पास। निम्न तापों पर ठोसों की तेरे ऑर्डर में चलूंगा इसलिए मैं तीसरा नहीं लिखा। क्या पता है? निम्न तापों पर ठोसों की अबे तेरे किताब में लिखा हूँ, कॉपी में लिखवा है। सर इसमें भी ये लिखा है ना, क्या लिखा? विशिष्ट ऊष्मा। हाँ, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा CPM। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? मैंने तुम्हें समझाई थी वाली बात, है ना? क्या होती है? 1 ग्राम को 1 डिग्री तक गर्म करना है। क्या करना है? 1 ग्राम को 1 डिग्री तक 1 डिग्री तक क्या करना है? गर्म करना है। गर्म करना है। ठीक है। गर्म करने में क्या खर्च होती है? कैलोरी, एनर्जी, ऊर्जा, सर ऊर्जा, है ना? हाँ। कैलोरी या ऊर्जा। ऊर्जा। गर्म करने में कैलोरी खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है। 1 ग्राम पदार्थ को 1 डिग्री तक गर्म करने में जो ऊर्जा खर्च होती है वो कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है ना? अब विशिष्ट ऊष्मा का क्या चक्कर है? ये क्या होता है कि जब मेरे पास में ये जो चीज मैंने आपको बताई है, इसकी क्या है? विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा। ठीक, 1 ग्राम चीज को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए Cp चाहिए। अब मेरे पास 0 डिग्री का पानी है, इसको मुझे 100 तक गर्म करना है। तो यहाँ एक फॉर्मूला बड़े अच्छे से काम करता है, Cp = डेल्टा T n बराबर एनर्जी। ठीक है, Q बराबर m Cv डॉट डेल्टा T। ठीक है सर, अब क्या हो? एन है, एम है, m। अब क्या हो कि मुझे पानी को और गर्म करना है, इट इज 100 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन अब जो एनर्जी खर्च होगी वो इसके बराबर नहीं होगी। इस बार पानी तो 1 ही ग्राम है, टेम्परेचर भी 100 लेके जाना है, लेकिन अब ये इतनी एनर्जी खर्च नहीं करता, या तो ज़्यादा करता है या कम करता है। या फिर और समस्या देखो, जब मैं बात करता हूँ लोअर टेम्परेचर की, मतलब आई एम सेइंग -100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 केल्विन तक लेके आना है, तब भी ये समस्या, तब भी काम नहीं होता। तब भी ये तीनों एनर्जी बराबर होनी चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन तीनों एनर्जी बराबर नहीं होती। ठीक, तो थर्मोडायनेमिक्स में ये बहुत प्रॉब्लम थी कि विशिष्ट ऊष्मा का लोअर और हायर तापमान पर, कब लो और हाई दोनों पर, बीच में तो काम कर रहा है वो, लेकिन विशिष्ट ऊष्माओं का लोअर और हायर टेम्परेचर पर सही प्रकार से क्या नहीं हो रहा था? एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, तीसरी चीज समझ में आई, है ना? चलो चौथा क्या है? प्रकाश वर्धक प्रभाव। ठीक है, बड़ी प्यारी चीज है प्रकाश वर्धक प्रभाव, है ना? प्रकाश वर्धक प्रभाव में क्या था? एक थी धातु, कोई भी मेटेलिक सरफेस ले ली, इसके ऊपर क्या डाली? लाइट डलेगी तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन, है ना? इस घटना को कहा गया प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसकी खोज हुई थी 1854 में हर्ट्ज के द्वारा। फ्रीक्वेंसी के, जिनके ऑनर में फ्रीक्वेंसी का मात्रक रखा गया है, उनके द्वारा। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है यहाँ से, तो अब इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, लेकिन बात ये थी कि लाइट से इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकल रहा है, इस बात को कौन समझाएगा? लाइट सरफेस पे टकराई और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो लाइट सरफेस पे इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद क्यों निकल रहा है, इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ये हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव। जस्ट इसका उल्टा था एक और, वो थी क्वांटम थ्योरी। और क्वांटम थ्योरी में क्या होता है कि एक रेडिएशन एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है और उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। ठीक, क्या होता है? एक रेडिएशन, एक इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, उसकी क्या बदल जाती है? फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। ठीक है ना? यहाँ जो फ्रीक्वेंसी थी और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी थी,
उन दोनों की स्टडी की गई, ठीक है। और स्टडी करने के बाद में जो हमारा एक बनाते हैं ना कोलिजन थ्योरी, संघर्ष सिद्धांत बनाते हैं, काउंटर क्लासिकल मैकेनिज्म फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, है ना, उसके जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं होता क्योंकि वो न्यूटन थ्योरी से बना हुआ है ना। यहाँ पर न्यूटन थ्योरी वर्क नहीं कर रही, ठीक है। ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ठीक है। कोई और बचा है क्या? प्रकाशिक रैखिक स्पेक्ट्रम। हाँ, देखो आना चाहिए। हाँ सर, एक और है प्रकाशिक प्रकाशिक रैखिक स्पेक्ट्रम। हाँ वही तुम कह रहे हो, 6 स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम है ना, कलर तो दुनिया। अगर मैं शर्ट ब्लैक एंड व्हाइट पहनूं या शर्ट मेरे पास सिर्फ व्हाइट हो तो मजा नहीं आता, है ना। इसमें बीच में कलर दिख रहे हैं, छोटे छोटे कलर, हर जगह कलर है, ठीक। तो ये जो कलर है ना, ये जो अलग अलग कलर बन रहे हैं जितने भी अलग अलग कलर, या इवन अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की पूरे की, इधर आपका शुरू होगा गामा से, गामा से शुरू होगा और यहाँ जाएगा कहाँ तक? रेडियो तक, ठीक। अलग अलग स्पेक्ट्रम की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे। सर गामा मतलब गामा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, हाँ ठीक है। अलग अलग रेडिएशन की बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो गामा रेडिएशन की इंपॉर्टेंस बताता हूँ। ये क्या करता है? हाई एनर्जी में, ठीक। परमाणु बम बनता है, परमाणु बम से निकलता है रेडिएशन और आदमी मर जाता है, पता भी नहीं चलती कब मरा। क्यों मर जाता है? क्योंकि जितने भी बॉन्ड है ना बॉडी के, सबको तोड़ देता है गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन इतना खतरनाक होता है। पूरा शरीर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है ना, मॉलिक्यूल टूट जाएगा तो काएगा शरीर, समझेगा? दैट्स व्हाट गामा रेडिएशन। गामा के बाद में अगला नंबर आता है एक्स-रे। आज तक की सबसे अच्छी खोज इंसान के द्वारा की गई, इंसान के अंदर भी देख लो, सबसे अच्छी खोजों में से एक है जो नेचर में से, मतलब गामा रेडिएशन से पहले भी, मतलब एक्सरे तो पहले भी होगा लेकिन पता नहीं था, लेकिन एक्सरे जब पता चला उसके बाद में सबसे अच्छी खोज। अब सबसे अच्छी खोज क्यों? मेडिकल साइंस में जबरदस्त इस्तेमाल है ना। इस्तेमाल कितना है? एक्सरे, हाथ का, पैर का, कहीं का भी हड्डी टूट गई, पैर टूट गया, कुछ भी देख सकते हैं। सिटी स्कैन, सॉफ्ट एक्सरे, सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज एक्सरे, दैट मीन MRI स्कैनिंग। आदमी को बिना काटे पीटे आराम से देख सकते हैं, आराम से शरीर के अंदर झांका जा सकता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी खोज अपना जिंदा आदमी के अंदर, शरीर के अंदर झांक रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है वास्तव में, ताकि उसका सही इलाज किया जा सके। सब जब समस्या पता चलेगी जब तो इलाज होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट। क्या सर? यूवी अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट लाइट सुना होगा नाम कई बार है। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रासाउंड तो है सर। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रासाउंड साउंड में हो गया ना, हाँ जैसे अल्ट्रावायलेट, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज जनरली किया जाता है स्कैनिंग में। हम किसी चीज़ की स्कैन करते हैं उसमें बहुत यूज होता है। जैसे जनरली क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड जो होते हैं, अल्ट्रालाइट जो होती है, उसमें जो बैक्टीरियल है उसकी कलर इमेजिनेशन बदल जाती है, वो हम आसानी से देख लेते हैं। तो ज़्यादातर मेडिकल यूज तो बहुत कम है, लेकिन पर्पजल यूज बहुत ज़्यादा है अल्ट्रावायलेट। थर्ड वन आपका विजिबल है ना। कहाँ से? नीले से शुरू होकर लाल है ना, सतरंगी कलर, अच्छा ठीक। सतरंगी कलर के बाद भी और कलर आते हैं। ये कहता है सोनी का टीवी, सोनी नाम सुना है कंपनी? टीवी, हाँ सर, टीवी बनाती है ना। कहती है 4000 कलर, 40,000 कलर है, हाँ 40,000 कलर, 40,000 कलर। कैसे? कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर, कॉम्बिनेशन से कलर बनते हैं। तो उसके पास 40,000 कॉम्बिनेशन है, 7 कलर के, 7 कलर, 40,000 कॉम्बिनेशन। वो कहते हैं कि फाइन स्ट्रक्चर भी मैं दिखा सकता हूँ, मतलब आपका जो शर्ट है, शर्ट के अंदर भी जो कलर बीच में आ रहा है उसको भी शार्पली बता सकता हूँ कि ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, ठीक है।
तभी तो कहता है 4K टीवी जैसे आता है ना, तो 4K टीवी 14K टीवी ऐसे करते हैं। अच्छा वो सर उसमें आता कलर है, कलर है, अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो ये होगा विजिबल लाइट। थर्ड वन IR, तीसरा आएगा है ना, और चौथा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, और फिर रेडिएटर, रेडियम। है ना। मोबाइल जो चलता है वो माइक्रोवेव के आसपास से चलता है। हाँ। माइक्रोवेव में दो कैटेगरी होती है, आयनाइज और नॉन आयनाइज कैटेगरी। ठीक है, तो जो माइक्रोवेव घर में खाना बनाता है वो आयनाइज कैटेगरी है। वो क्या करता है, आयनाइज कर देता है किसी को भी। अब अगर क्या हो, किसी भी बॉन्ड को हम आयनाइज कर देंगे तो क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटने से क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, है ना, जनरल केमिस्ट्री है, सिंपल सी। ठीक है, बॉन्ड टूटने से एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो क्या करेगी, वो गर्म कर देगी। तो माइक्रोवेव जो गर्म करता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे गर्म करता है कि जो बॉन्ड हैं आपके किसके, आपने रसगुल्ला गर्म किया तो रसगुल्ले के बॉन्ड होंगे ना, वो टूट गए तो गर्म हो जाएगा। गरम। ठीक है, तो माइक्रोवेव की सिंपल सी थ्योरी है, जनरली पानी के बॉन्ड तोड़ता है ज़्यादातर। ज़्यादा कर पानी। ठीक, माइक्रोवेव ये हो गया जो खाना गर्म करता है। अब एक माइक्रोवेव आता है आपका जो मोबाइल सुनने के काम आता है, एक जगह से दूसरी जगह कॉल जाती है, माइक्रोवेव रेडिएशन ये। सर ये कैसे होता है? ठीक है, तो टावर लगता है एक बड़ा सा, वहाँ से माइक्रोवेव पैदा होती हैं और आपके घरों तक भेजी जाती है हवा में। माइक्रोवेव का आपका फ़ोन क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक, तो रिसीव कर लिया तो रेंज में आ गया, तो रेंज में आ गया तो कम्युनिकेशन हो गया। सर ये दिखाई नहीं देती है रेडिएशन? हाँ, कोई दिखाई नहीं देगा सर ये किसी चीज़ से दिखाई देती है ना, दिखाई देती है ना, मोबाइल से दिखती है ना, देखते रहो मोबाइल से। जब मोबाइल में टावर आ गया तो दिख रही है भाई। नहीं, ये तो दिख रही है, लेकिन वैसे हम आँखों से देखना चाहते हैं। आँखों से देखेगा तो यार, जब तेरी आंखें तो लाल कलर देखती हैं, हाँ। तेरी आंखें यूवी थोड़ी देखती है। अब जिसकी जो चीज़ देखती है, डिटेक्टर होते हैं। आंखें क्या है, डिटेक्टर ही तो है। आंखें क्या है, अब लोग कहते हैं कई बार, बड़े अजीब सा क्वेश्चन लगता है मुझे मूर्खता का, कहते हैं इलेक्ट्रॉन देख रहा है, पागल है क्या? नहीं देख सकते सर। क्यों नहीं देख सकते भाई? उसे देखेंगे सर, माइक्रो। किससे देखेंगे? अरे उससे माइक। हाँ, तो टूल है ना, हाँ सर। तो टूल के जरिए मैंने उसे देखा है। वैसे ऐसे नहीं देख सकते ऐसे। जो चीज़ आंखों से देख ही नहीं सकते, जिसकी कैपेबिलिटी नहीं तुम्हारी आंखों को देखने की, तो कैसे देख सकते हो उसे? हर चीज़ की अपने, मतलब जिस चीज़ के लिए जो चीज़ डिटेक्ट करती है। अब तार है, हाँ। तार जा रहा है ऐसे निकल के, नंगा तार। हाँ, मैं कहूँ बिजली है, पकड़ के देख ले, पता चल जाएगा। क्यों पकड़ के क्यों देखेगा, जब पता चलेगा, दिखती नहीं आंखों से। हाँ, ये सब दिखती ही नहीं ना। तो वही बात हुई ना, हाँ, बिजली को डिटेक्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डिटेक्टर। डिटेक्टर सर। अब आपके पास क्या हो, टेस्टर हो या बल्ब हो, तो आप क्या लगाओगे, तार लगाओगे, दोनों तो चेक कर लोगे कि भाई बिजली है। बात समझ में आई? जी सर। हाँ ठीक सर। है, हाँ तो ये चीज़ क्या है, डिटेक्टर की वजह से है, और कोई बात नहीं है। हाँ क्लियर इतनी बात? जी सर। है ना। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या करेगी, इन सारे के सारे फिनोमेना को क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी, और हम एक एक करके हर दिन एक एक फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है बच्चे? हाँ ठीक है, सर, कर दो कट।